तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पवन भैया 17 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आप सभी बड़े बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे उसका जो है इंतजार का वो पल, वो घड़ी वो समाप्त हो चुकी है। यानी बिहार पुलिस 2025 में जो सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से जो खुशखबरी है वो है 19,838 और ये वैकेंसीज की जो फॉर्म फिलअप है वो शुरू हो चुके हैं। और उम्मीद है कि आप में से बहुत से बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा और जिन्होंने नहीं भरा होगा वो भी फॉर्म भरेंगे। तो आपके फॉर्म भरने के बाद सबसे बड़ी बात जो आपके मन में उत्कंठा होता है कि किस प्रकार से इसका सिलेबस होगा, कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक के किसमें पूछे जाएंगे। तो आपको जानकारी देने से पहले मैं बताता हूं कि जो जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, जैसे कि जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, जिनका हाइट 165 सेंटीमीटर होगा और इनका जो जनरल कैटेगरीज के हाइट है वो 165 और लड़कियां चाहे वो कोई भी कैटेगरीज के हैं उनको 155। खास करके हाइट के मामले में लड़कियां काफी ज्यादा जो है वो सस्पेंस में रहती है, तो 155 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए लड़कियों को खास करके। इसके अलावा वो हाइट का मेजरमेंट जो है वो आपके परीक्षा के बाद होती है, लिखित परीक्षा के बाद होती है, जो बहुविकल्पीय आप लोगों से पूछा जाता है उसके बाद होता है। यानी कि पहले आपको परीक्षा देना है, उसके बाद जो दूसरा जो फेस होगा ना उसके बाद होता है फिजिकल, जो शारीरिक मापदंड है वो बाद में मापा जाता है। तो मेरी एक सलाह है कि आप फॉर्म निसंकोच होकर के भरिए, क्योंकि आपको अपनी योग्यता दिखाने का और एग्जाम हॉल में अनुभव प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। इसलिए अपने शरीर की हाइटों की परवाह ना करें, पहले आप एग्जाम हॉल में बैठें। अगर आपका एग्जाम निकल जाता है, और कामना करता हूं कि एग्जाम निकल जाए, तो भाई अगर आपका हाइट नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं जाएंगे फिजिकल की तैयारी में, लेकिन कम से कम हमने एग्जाम निकाला या एग्जाम में हमने अनुभव प्राप्त किया। और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि जब हमारी हाइट ही नहीं है, जब हमारा शारीरिक मापदंड ही नहीं है तो हम क्यों बैठे, तो क्या हो गया, मापदंड नहीं है तो हम तो बैठ तो रहे ना, हमारी कोशिश और दूसरे एग्जाम की होगी, तो इस एग्जाम से हम अनुभव प्राप्त करेंगे। तो आगे जो मैं बताना चाह रहा हूं कि 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी है, आपने जो फॉर्म भरा है, अब आपके सामने है तैयारी करने की चुनौतियां, चैलेंजेस। जो बच्चे अभी नए नए इसमें शामिल हुए हैं और जो पहले से शामिल है उन्हें तो सिलेबस की जानकारी लगभग होती ही है, लेकिन जिनको नहीं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जानकारी प्राप्त कर ले कि टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होगी। बिल्कुल सही सुना, टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होगी, टोटल मार्क्स भी 100 होंगे। यानी एक क्वेश्चन पर 1 अंक दिए जाएंगे सही होने पर, और गलत होने पर तो गलत का 1 भी अंक आपका नहीं काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्क्स नहीं है इसमें है आपका। यानी आप 100 के 100 रंग सकते हैं। 4 आपको विकल्प मिलेगा, एक प्रश्न पर 4 विकल्प मिलेंगे, उस 4 में से किसी एक उत्तर को आपको चुनते हुए 100 तक पहुंचना है। उसमें से अगर आपका 20, 10, 5, 15 कट भी जाता, खराब भी हो जाता है, कहने का मतलब गलत भी हो जाता है, तो उसका नंबर नहीं काटता है। ठीक है, तो पहली बात तो बिंदास रहिए कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो एकदम आराम से तैयारी कीजिए। और क्या बोलते हैं, जिनका बहुत ज्यादा देवता वगैरह, घर का देवता पितर जो है उनको भी मनाइए कि अगर गलत मारे तो सही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल टाइम जो है वो 120 मिनट का है, यानी कि 2 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसमें सिलेबस पे हम चर्चा करते हैं। सिलेबस पे अगर हम चर्चा करें तो सिलेबस देखिए, मैथ से भी पूछेगा आपसे सवाल, मैथ से सवाल आएगा, साइंस से आएगा, जीएस पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा और करेंट अफेयर भी पूछा जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखें कि करेंट अफेयर भी पूछा जाएगा। यदि किसी भी विद्यार्थियों के मन में ये किसी प्रकार का अगर आ रहा हो ना कि करेंट अफेयर नहीं पूछेगा बिहार पुलिस में, याद रखिएगा कि अब कोई भी एग्जाम लिया जा रहा है ना, तो प्रत्येक परीक्षा में करेंट अफेयर का दबदबा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो इसमें भी करेंट अफेयर पूछेगा। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, करेंट अफेयर का इसमें ज्यादा रोल नहीं होगा। करेंट अफेयर लगभग 5-8, देखिए पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 21,000 जो सीट आई थी उसके लिए, तो उसमें जो है
किसी शिफ्ट में 3 करंट अफेयर थे, किसी में 5 थे, किसी में 6 थे, किसी में 3 मैंने 7 थे। तो एवरेज अगर देखा जाए तो करंट अफेयर 5 पूछेगा ही पूछेगा। तो करंट अफेयर की संख्या 5 रहने वाली है। तो 100 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो किस विषय से कितना आएगा। तो मैथ से आपका 5 प्रश्न आए होंगे, ऐसे 5 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। भाई कम से कम तो एक एवरेज अगर देखा जाए तो मैथ से 5 और करेंट अफेयर से 5 ऊपर नीचे होते चलेगा ना। ऐसा नहीं कि हमारा जो है केंद्रीय सिपाही चयन परिषद आयोग जो है उसके आयोग से हमारा कोई कॉन्टेक्ट है या किसी भी पढ़ाने वाले अध्यापक का कोई कॉन्टेक्ट है तो एकदम करेक्ट ही बताएंगे, वो एक एवरेज ही बता सकते हैं ना। तो एवरेज ये है कि मैथ से 5 क्वेश्चन और करेंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, इसके अलावा 6-7 का लेना, मतलब 6-7 भी हो सकता है। साइंस से अगर देखा जाए तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर के 24 से 25 क्वेश्चंस आएंगे। यानी कुल देखा जाए, अगर एक एवरेज देखा जाए, अगर इसको बांधा जाए तो कितना पे बांधा जाएगा, तो लगभग अधिकतम 30 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तीनों से 30 प्रश्न आ सकता है। उसके बाद जीएस की बात करें जिसमें आपका आर्ट्स पेपर इंक्लूड होता है, यानी पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और इसी जीएस में आपका स्ट्रेटेजिक्स जीके भी सारे चीज जो पूछे जाएंगे, जो विविध वगैरह है, ये सब जो पूछे जाएंगे, ये सब मिला करके अगर देखा जाए अनुमानतः तो 30-32 भी पूछे जा सकते हैं। अगर ऐसे कहेंगे एवरेज में तो 40, इससे क्रॉस नहीं करेगा 40। ठीक है, हिंदी में 10 से 12, अगर एक जगह बांधेंगे तो 10, इंग्लिश में 7 से 8, लेकिन एक जगह बांधेंगे तो मान लेते हैं इसमें भी 10। तो कुल मिला के 100, यानी मैथ में 5, साइंस में 30, जीएस में 40, यानी पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री सब इकोनॉमिक्स और भी जो विविध है सब मिला के 40, हिंदी में 10, इंग्लिश में 10। अब देखिए हिंदी में 12 भी आ सकता है, हिंदी में 14 भी पूछ सकता है, इंग्लिश में 6 भी पूछ सकता है, 8 भी पूछ सकता है। मतलब इंग्लिश में 6 के ऊपर रहिए, हिंदी में कम से मतलब हिंदी में 9, 10, 12, 13 इस पर भी रहिए। और ऐसे कब होता है देखिएगा, किसी शिफ्ट में आप खुद देखिएगा कि किसी शिफ्ट में जो है 9 पूछेगा हिंदी, तो किसी शिफ्ट में 12 भी पूछ सकता है, किसी शिफ्ट में 8 भी पूछ सकता है, किसी शिफ्ट में इंग्लिश 8 पूछेगा तो किसी में 6 पूछेगा, किसी में 10 भी पूछेगा। तो ये सारे शिफ्ट पे डिपेंड करेगा और क्वेश्चन किस पैटर्न से दे रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो कुल क्वेश्चन 100, मैथ से 5, साइंस से 24-25 यानी कि कुल 30 मान लेते हैं, जीएस 30-32 लगभग 40 मान लेते हैं, हिंदी 10-12 लगभग 10, इंग्लिश 7-8 लगभग 10, करेंट अफेयर 5। ठीक है, 4 भी 6 भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका जो मैथ से कहां से सवाल आ सकते हैं, अब सवाल यहां पर आता है। आपके लिए मैं ये बात कह रहा हूं, आपके मन में, विद्यार्थियों के मन में जो तैयारी करते हैं उनके मन में यह प्रश्न होता है कि कहां से कौन कौन टॉपिक से आएगा। उनका टॉपिक जानने को लेकर के बड़ा मन में इच्छा होता है कि टॉपिक्स कौन कौन होगा, मैथ में आखिर क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जैसा कि आयोग ने क्लियर पहले ही कर दिया है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो जीएस होंगे या फिर साइंस होंगे, हिंदी होंगे, इंग्लिश होंगे, वो सारे 10th लेवल के स्टैंडर्ड पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 10th, अब बच्चों के मन में ये होगा कि इसका मतलब 10th तक का जो सिलेबस है ना, जो आपने पढ़ा ना 10th तक का सिलेबस, चाहे एनसीईआरटी से या एससीईआरटी से, यही आपने सोचा होगा ना भाई, या पढ़ा होगा एनसीईआरटी से आपने पढ़ा होगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ज्यादातर एनसीईआरटी या फिर कैपिटल बुक होता है उससे पढ़ते हैं, जो बिहार बोर्ड के होते हैं वो जो बीटीसी होते हैं उससे भी पढ़ते हैं, कोई बच्चे भारतीय भवन से पढ़ते हैं। तो ये जो पढ़ते हैं तो 10th लेवल तक का जो सिलेबस है ना, वही सिलेबस से उठा के पूछेगा, 10th लेवल का ही सिलेबस होगा। और बिहार बोर्ड ये बोल जरूर देता है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जब पूछता है तो आपको 11th के भी हिंदी पूछ देगा, 12th से भी पूछ देता है चैप्टर का नाम कि बताइए बातचीत किसका है। अगर 11th में पूछ देगा हिंदी में कि आंखों देखा गदर, ये किसका है लिखा होगा, इस प्रकार से भी पूछता है, जबकि वो 11th और 12th का है। ज्योग्राफी का जो कंटेंट है वो आपको किसी शिफ्ट में ऐसा होता है, खास करके लास्ट होते होते, शुरुआत वाला में जिसका आ जाता है उसको थोड़ा इजी में निकाल लेता है,
लेकिन जो लास्ट होता है ना उसको थोड़ा हार्ड करता है। तो लास्ट होते होते तक 11th-12th का भी ज्योग्राफी डालना शुरू कर देता है, मैथ का लेवल थोड़ा सा हाई कर देता है, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए 10th तक तो उसने कह दिया है भाई, लेकिन तैयारी ना थोड़ा अच्छा से करना है, प्रैक्टिस अच्छा से करना है, ठीक, अपने तरफ से फुल कॉन्फिडेंस में रहना है, हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जाना है। तो मैथ्स में क्या आ सकता है, ये एक सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आया जा सकता है। 5 मैथ अगर पूछेगा या 6 मैथ पूछेगा या 7 पूछेगा तो ये सारे आ सकते हैं, इसी में से कोई पूछेगा। जैसे औसत से सवाल आ सकता है, एलसीएम और एचसीएफ से सवाल आ सकता है, अनुपात समानुपात से सवाल रहेगा, प्रतिशत से सवाल पूछता है, लाभ हानि से सवाल पूछता है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल आएगा, संख्या पद्धति से सवाल आएगा। यानी मैथ्स में अगर आपको घर पर बैठ के या किसी भी तरीके से आपको तैयारी करना है तो इन टॉपिक्स पे आप काम कर ले, आपको पक्का जो है बिहार पुलिस के परीक्षा में जो गणित के प्रश्न आएंगे आप उसको सॉल्व कर लोगे, 100% मान लो। और ये सॉल्व करने के दरमियान में, पढ़ने के दरमियान में अभी जो है अपने सोशल मीडिया को बंद कर दो, फेसबुक इंस्टाग्राम को लॉक कर दो, घर के दरवाजों को लॉक करो और पढ़ो, 3-3 घंटा 4-4 घंटा पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 8 घंटा पढ़ो, 16 घंटा पढ़ो, भाई 8 घंटा सुतो, 2 घंटा घूमो और सेल्फ स्टडी कम से कम 4 घंटा करो, प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस करो। और किसी से भी कोई भी अगर आपको बुलाए तो एक ही बात कह दो कि आएंगे हम नए अंदाज में, आएंगे हम नए अंदाज में, अभी लड़ाई खुद से है खुद की बदलने के लिए, अभी लड़ाई खुद से है खुद को बदलने के लिए। तो आएंगे नए अंदाज में, अभी लड़ने दो हमको खुद से, क्योंकि बदलना भी है खुद को। तो भाई आगे साइंस में अगर हम बात करें, मैथ का क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पूरा पहले। तो देखिए साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो में आपको कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर कर लेना है, कोशिका से तो एकदम क्लियर ही कर लेना है, समझे। उसके बाद मानव तंत्र से रिलेटेड सारे चीजों को, कंटेंट को क्लियर कर लेना है, जंतु तथा वनस्पति, और उसके बाद बीमारी। ये जो बायोलॉजी में जो पढ़ते हैं ना, फलाने की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये बीमारी किसको संक्रमित करती है, ये बीमारी से रिलेटेड जो टॉपिक है इसको आपको क्लियर कर लेना है। अगर आप साइंस के बायो में इतना क्लियर करते हैं बहुत अच्छा आपकी तैयारी हो जाती है। अगर इसके अलावे भी पूछा जा सकता है मेरे भाई तैयारी करने वाले, मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि इतनी, इससे भी आगे पूछा जा सकता है, लेकिन इतना के बीच में जरूर रहेगा। अगर हमने इतना कमांड कर लिया, यदि इतना लिखे हुए में अगर हमारा प्रश्न आ जाता है तो बाकी के 10-15 तो देवता पितर के नाम पर भी लग जाता है। तो साइंस के बायो में कोशिका, मानव तंत्र, जंतु तथा वनस्पति, बीमारी, ये टॉपिक्स को आप क्लियर कर लें, पढ़ लें ढंग से। इसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो प्रकाश, मात्रक, विद्युत धारा, ध्वनि, इतना आपको क्लियर करके रखना है, इतना आपको हर हाल में क्लियर करके रखना है। और केमिस्ट्री की बात करें तो पदार्थ, पदार्थों की अवस्था, धातु, अधातु, कार्बन, यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ये पूछता है, समझे। तो ये कंटेंट को, ये टॉपिक्स को आपको एकदम घोर के पी जाना है। अगर कहीं पे सिलौट है तो पीस लो, उसको घोर के पी लो। अगर आपने इतना कर लिया तो पक्का मानो कि जब एग्जाम आप दे के आओगे ना तो सीधे फिजिकल में लग जाओगे कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस है, हम तो 70-80 तक पहुंचा दिए, हम जनरल वाले हैं 80 तक पहुंचा हुआ है, हम भाई ओबीसी हैं हमारा भी उसी के करीब में है, और एसी एसटी है तो भाई हमारा भी 60 पहुंच रहा है, 65 पहुंच रहा है, हम भी 55 प्लस कर रखे हैं। रिजल्ट का मेरिट जो बनेगा वो फिजिकल पे बनता है, लेकिन यहां से भी आपको कट ऑफ पास करना है। आप देखते होंगे जो नए बच्चे हैं उन्होंने देखा होगा कि पास मार्क्स 30 यानी कि 30 नंबर लाए तो आप पास कर गए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुला लेगा फिजिकल के लिए, इसका मतलब ये है कि कम से कम आपको 30 नंबर लाना है, नहीं तो कुछ नहीं आपका देखेगा। तो 30 नंबर कम से कम लाना है। उसके बाद फिर वो लिखित का कट ऑफ जारी करता है, तो कट ऑफ जारी करेगा तो आप अगर मतलब वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का एग्जाम लिया है, नॉर्मलाइजेशन भी करता है, जो शिफ्ट हार्ड रहता है उसका नंबर बढ़ाता है, जिसमें इजी रहता है उसको स्थिर करता है या नंबर को बराबर करता है, वो तो बाद में होगा। लेकिन फिलहाल आपको कोशिश करना है कि हमें अच्छे से तैयारी करना है, हमें 70-80 नहीं, हमें 100 के 100 देखना है और उसमें जितना भी आ जाए। ठीक, मैं कामना करूंगा सबका अच्छा है भाई, 100 में 100 आ जाए। चलिए
तो ये आपका साइंस और मैथ्स का मैंने टॉपिक्स दे दिया है। इतना के बीच से आप लोगों से पूछा जाएगा, इतना तो कम से कम क्लियर कर लेना है, हर हाल में इतना क्लियर कर लेना है, समझे। मैथ में इतना एकदम क्लियर कर लेना है, प्रतिदिन इतना करना है। अगर घर पे हैं तो सेट प्रैक्टिस रोज मारिए, कोई एक अच्छा सा सेट प्रैक्टिस लीजिए और सेट प्रैक्टिस के लिए बुक लीजिए और उससे सेट प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ बना के लीजिए, कहीं फोटोकॉपी की दुकान से एक बार करवा के रख लीजिए और प्रतिदिन एक सेट तो प्रतिदिन करिए भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो, समझे। अगर वर्दी का जुनून है, माता पिता के सपनों को साकार करना है और जो लोग आप पे हंसते हैं उनका अगर मुंह बंद करवाना है, अपने समाज और अपने क्षेत्र में नाम रोशन करना है, तो सेट प्रैक्टिस भी करना है। और जो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक्स बता रहा हूं, इन टॉपिक्स पे आपको काम करना है तो करना है, ठान लो कि मुझे करना है, समझे। मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पे भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। इसीलिए अपने भरोसे पे उम्मीद रखिए, जो तुमसे कहेगा कि नहीं होगा, तुम उसी के सामने ये सिलेक्शन हो करके दिखा देना। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पे काम करना है, फोकस करना है। और ये आपको मैंने मैथ्स और साइंस बताया है। अगले वीडियो में आपको मैं आर्ट्स पेपर पे बताऊंगा कि पॉलिटी से कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, ज्योग्राफी से कौन कौन टॉपिक होंगे, पॉलिटी में आपको क्या मेहनत करना है, कौन कौन टॉपिक देखना है, ज्योग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक देखना है और हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक देखना है, फिर विविध भी बताएंगे। तो आपको हम वीडियो अवेलेबल करवाते जाएंगे। फिलहाल आज आप इतना पे पहले काम करिए, उसके बाद अगले वीडियोज में आपको बता दिया जाएगा। यदि आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है या नहीं लिखा है तो मैं एक बार साइड होता हूं, आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आप सभी लग जाइए इस पर। मैथ्स का इतना कंटेंट क्लियर कर लीजिए, साइंस का इतना भाई बना लीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद मैथ हो गया, मैथ्स हो गया है, अब साइंस क्लियर हो गया है। अगले वाले वीडियोस में आपको जीएस में भी आपको बता दिया जाएगा, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश में क्या क्या होगा, करेंट में भी, ये सारी चीजों को मैं क्लियर करवाते जाऊंगा। अगले वीडियो का वेट करें, लेकिन तब तक इसका सेट प्रैक्टिस चालू करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और कर भी रहे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय